नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लॉ सुन, जहां हम समाज के हर मुद्दे को दिल से दिल तक पहुंचाते हैं। और मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेरा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की जो महिला को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बना, लेकिन जिसके दुरुपयोग की बातें भी क्यों में रहती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईपीसी की धारा 498A की, जो अब बीएनएस की धारा 84 बन चुकी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया, लेकिन सवाल ये है, क्या ये कानून सिर्फ महिलाओं का हथियार है या समाज की सच्चाई को दर्शाता। आज हम इस केस को समझेंगे, कानून को तोड़कर देखेंगे और जानेंगे भारत में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए और कौन कौन से काम। अगर आप समाज का हर पहलू से हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। 15 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जनहित याचिका के इसको खारिज कर दिया, जिसमें मांग थी कि धारा 498A के तहत FIR दर्ज करने से पहले अनिवार्य जांच और झूठे मामलों के खिलाफ सुरक्षा दी जाए। ये याचिका NGO जनश्रुति ने दायर की थी, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर सिंह ने कहा, कानून का कभी कभी दुरुपयोग होने से वो असंवैधानिक नहीं हो जाता। कोर्ट ने कहा कि धारा 498A को संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत बनाया गया है, जो महिलाओं और कमजोरों के लिए खास कानून बनाने की इजाजत देता। अनुच्छेद 14 जो समानता की बात करता है, यहाँ लागू नहीं होता, क्योंकि ये कानून पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी सकारात्मक भेदभाव के लिए है। अब लेकिन कोर्ट ने एक कड़वी सच्चाई भी, दहेज आज भी हमारे समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए है। लाखों महिलाएं चुपचाप अत्याचार सहती है। कोर्ट ने कहा, हर दुरुपयोग के मामले के पीछे सैकड़ों सच्चे मामले होते हैं, जहां धारा 498A ने महिलाओं को इंसाफ दिलाया है। अब समझते हैं धारा 498A आखिर क्या है। ये कानून 1983 में आईपीसी में जोड़ा गया ताकि शादीशुदा महिलाओं को उनके दैत्य रूपी पति या ससुराल वालों द्वारा की गई क्रूरता से बचाया जा सके। अब ये बीएनएस की धारा 84 बन चुका है। इसके तहत क्रूरता में निम्नलिखित चीजों को शामिल किया गया है, जैसे पहला, ऐसा व्यवहार जो महिला को आत्महत्या के लिए उकसाए। दूसरा, महिला के जीवन, स्वास्थ्य या शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाए। तीसरा, दहेज या संपत्ति के लिए उत्पीड़न। ये अपराध कॉग्निजेबल मतलब संज्ञेय और गैर जमानती तो नॉन बेलेबल है, यानी पुलिस बिना कोर्ट के आदेश के गिरफ्तार कर सकती है, जिसमें सजा 3 साल तक की जेल और जुर्माना है। लेकिन यही वो बात है जो विवाद पैदा करती है, क्योंकि ये तुरंत गिरफ्तारी की इजाजत देता है। और मान लो अगर मामला झूठा है तो आप तो सपरिवार अंदर हो गए। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसका दुरुपयोग होता है, लेकिन दोस्तों धारा 498 अकेला नहीं है। भारत में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई और कानून। अगर आप या कोई महिला मुसीबत में है तो इसके बारे में जानना जरूरी है। चलो एक एक करके समझते हैं। पहला, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का। ये कानून घरेलू हिंसा को रोकने के लिए है। इसमें शारीरिक, मानसिक, यौन और आर्थिक हिंसा शामिल है। इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है? में आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल सकता है। हिंसा करने वाले को आपके घर या कार्यस्थल पर आने से रोका जा सकता है। इसमें आपको मुआवजा मिल सकता है। चोट के लिए मेडिकल खर्च या आर्थिक नुकसान के लिए मुआवजा कोर्ट दिला सकता है। मजिस्ट्रेट को 60 दिन में शिकायत का निपटारा करना होता है। अब कैसे इस्तेमाल करें इस कानून का? तो नजदीकी मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज करें। अब समझते हैं सेक्शन 304B आईपीसी का जो था, जो कि अब बीएनएस में 103 हो चुका है। ये दहेज मृत्यु मतलब डाउरी डेथ से संबंधित है। अगर शादी के 7 साल के अंदर दहेज के लिए उत्पीड़न की वजह से महिला की मृत्यु हो जाती है, ये लागू और सजा 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की है। तीसरा, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का, दहेज लेना और देना दोनों गैर कानूनी है, जिसमें सजा 5 साल तक की जेल और 15,000 रुपए तक का जुर्माना है। खास बात यह कि दहेज की मांग करना भी अपराध है। सेक्शन 125 CRPC की बात करें, जो अब BNSS में 144 हो गया है। ये कानून भरण पोषण के लिए है। अगर पति अपनी पत्नी, बच्चे या माता पिता का आर्थिक भरण पोषण नहीं करता तो वे कोर्ट से गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। अब इसमें खास बात क्या है? ये कानून जेंडर न्यूट्रल है, यानी पुरुष भी मांग सकते हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाएं इसका इस्तेमाल करती हैं। अब इसकी प्रक्रिया क्या होगी? मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी देनी होगी। कोर्ट आपकी आय, जरूरतें और पति की आय देखकर तय कर देगा। उदाहरण, अगर पति ने पत्नी को घर से निकाल दिया और कोई आर्थिक मदद नहीं दे रहा है, पत्नी इस कानून के तहत मदद मांग सकती है। अब ये CRPC की धारा जो 125, ये BNSS की धारा 144 बन चुकी है। सबसे पहले ये याद रखें, लेकिन इसका मकसद और प्रावधान वही है जो CRPC में था। अब समझ लें सेक्शन जो 24 है हिंदू मैरिज एक्ट का। ये कानून हिंदू विवाह से जुड़े मुकदमे जैसे तलाक, पुनर्विवाह के दौरान अंतरिम भरण पोषण, जैसे इंटरिम मेंटेनेंस कहते हैं, उसके लिए है। अब ये कैसे काम करता है? अगर पति पत्नी में से कोई एक कोर्ट में केस लड़ रहा है और उसके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं है, तो कोर्ट से इंटरिम मेंटेनेंस मांग सकता है, जिसे हम अंतरिम गुजारा है। ये भी जेंडर न्यूट्रल है, लेकिन ज्यादातर महिलाएं ही इसका लाभ लेती हैं। सर आर्थिक मजबूत हो, अगर तलाक का केस चल रहा है और पत्नी के पास आय का कोई स्रोत नहीं है
तो वो कोर्ट से पति से अंतरिम भत्ता मांग सकती है। इन कानूनों का मकसद है कि हर महिला अपने हक के लिए लड़ सके। खासकर धारा 125 का 24 प्रावधान महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं। सवाल ये है, क्या सही इस्तेमाल हो रहा है और क्या समाज इन कानूनों को समझता है? तो दोस्तों, मेरे भाइयों, सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कहा, दहेज और घरेलू हिंसा आज भी समाज की कड़वी सच्चाई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के 2021 के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सबसे ज्यादा मामले क्रूरता के थे, 1,36,234। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि धारा 498A, धारा 125 या धारा 24 का दुरुपयोग हो रहा है। कोर्ट ने भी माना कि दुरुपयोग के मामले हैं, कोई शक नहीं, लेकिन हर मामले को अलग अलग देखना हो। सच ये है कि जब एक महिला इंसाफ मांगती है तो समाज उसे जज कर, और जब कोई पुरुष झूठे केस में फंसता है तो अभी जीवन बर्बाद होता है। समाधान क्या है? जागरूकता, शिक्षा और संवेदनशील। हमें अपने कानूनों को मजबूत करना होगा, लेकिन उनका सही इस्तेमाल भी सुनिश्चित करना आवश्यक। हर महिला को ये जानना चाहिए कि कानून उसका हथियार। अगर आप या कोई आपकी जानने वाली घरेलू हिंसक है या आर्थिक मदद की जरूरत है तो चुप ना रहे। नजदीकी पुलिस स्टेशन में, स्टेट कोर्ट में या महिला हेल्प को संपर्क करें। समाज के तौर पर हमें महिला को करना होगा, ताकि उनकी आवाज को दबाना होगा। और हाँ, पुरुषों और परिवारों से भी गुजारिश, उनका सम्मान करें, दहेज जैसी बुराइयों को जड़ से खत्म करें और एक ऐसा समाज बनाएं जहाँ हर इंसान को इंसाफ मिले। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सच की राह पर चलता है ये कारवां। हमारा भाई राहुल लखेरा के साथ दिल का है। हाँ, कानून की बात हो या समाज का मेल, सब्सक्राइब करो यारो, बनाओ हर पल अनघट खेल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और एक आखिरी बात मेरे दोस्तों, समाज, ये परिवार, ये रिश्ते सब माता पिता के आशीर्वाद से चलते हैं। उनका सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, वो आपके जीवन की नींव दिल रखेंगे। तभी हम एक ऐसा जहाँ पर इंसाफ कर रहे। नमस्कार मेरे